Hello friends, welcome to the first lecture on Indian economy for PCS preliminary examination. आगे बढ़ने से पहले let us have a look at the syllabus. या ये syllabus वो है जो आपके PCS prelims के पैटर्न में mentioned है, syllabus में mentioned है. फर्स्ट टॉपिक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्रॉम 1950 टू 1991, की इकोनॉमिक पॉलिसीज, पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस, बैंक नेशनलाइजेशन एक्सेट्रा. सेकेंड पार्ट में लिखा गया है 5 ईयर प्लान्स, की गोल्स एंड मेन अचीवमेंट्स. तो इसमें हमने देखने हैं सारे 5 ईयर प्लान्स राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, और अभी चल रहा है 12th 5 ईयर प्लान. तो फर्स्ट से लेकर 12th तक कौन से प्लान रहे, उनमें क्या गोल्स एंड अचीवमेंट्स रही. उसके बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन सिंस 1991 के बाद LPG रिफॉर्म्स किए गए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. उसमें क्या पॉलिसीज रही, क्या रिजल्ट्स रहे. देन इज परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी सिंस 1991, ग्रोथ, फिस्कल एंड रेवेन्यू डेफिसिट्स, ट्रेड, कमर्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इन्फ्लेशन, ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर. 1991 के रिफॉर्म्स के बाद हमारी इकोनॉमी में क्या परफॉर्मेंस रही, क्या उसमें ग्रोथ रहे, क्या डेफिसिट्स रहे, ये सारा कुछ. लास्ट टॉपिक है की चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्सेज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉवर्टी एलिविएशन, एम्प्लॉयमेंट, रूरल एंड अर्बन इंफ्रा, सोशल सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा. इस पार्ट में से यूजुअली प्रीलिम्स के एग्जाम में स्कीम्स पूछी जाती हैं, जो वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जिस तरह एग्रीकल्चर में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, फूड सिक्योरिटी के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, पॉवर्टी एलिविएशन के लिए स्कीम्स हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए स्कीम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्कीम्स हैं. तो इस पार्ट में से यूजुअली प्रीलिम्स के एग्जाम में स्कीम्स पूछी जाती हैं, वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स. अब ये सिलेबस देखकर हमें बहुत कुछ क्लैरिटी नहीं मिलती कि हमने प्रीलिम्स को कैसे टैकल करना है. इसलिए हमने इन वीडियोस में अलग अलग मॉड्यूल्स बनाए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, GDP, GNP क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स. उसके बाद हम धीरे धीरे एक एक करके चैप्टर्स पकड़ेंगे. इन्फ्लेशन की बात करेंगे, एक्सटर्नल सेक्टर की बात करेंगे, एग्रीकल्चर की बात करेंगे, इंडस्ट्री की बात करेंगे, प्लानिंग, ऐसे हम सारे मॉड्यूल्स कवर करेंगे. तो ये सिलेबस बहुत ज़्यादा इंडिकेटिव नहीं है जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आगे बढ़ते हैं. तो इस फर्स्ट लेक्चर में व्हाट विल यू लर्न, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो मॉड्यूल्स बनाए गए हैं उसमें फर्स्ट मॉड्यूल में ये रहेगा कि ग्रोथ इंडिकेटर्स क्या हैं. What is GDP, that is gross domestic product, what is net domestic product, GNP, that is gross national product and net national product. उसके बाद what do you mean by growth at constant and current prices. constant prices पे growth का मतलब क्या है, current prices पे growth का मतलब क्या है. growth at factor cost and market price. factor cost पे what is growth, market price पे growth का मतलब क्या होता है. उसके बाद हम देखेंगे what are the concepts of real GDP and nominal GDP. और इन्हीं चीज़ों के करंट अफेयर्स जो हुए हैं जिनमें से क्वेश्चन आ सकता है, इनसे रिलेटेड हम यहीं पर ही कवर कर लेंगे करंट अफेयर्स रिलेटेड टू द अबव टॉपिक्स. तो जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है वेरियस मेजरमेंट्स ऑफ ग्रोथ, इसमें फर्स्ट हमारा आता है द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज GDP. इसकी डेफिनेशन क्या है. इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज produced in the economic territory or domestic territory or geographical territory within a specified time period. इसमें 3 कीवर्ड्स हैं डेफिनेशन में. नंबर 1 इज फाइनल वैल्यू, मतलब सपोज करो आपके पास एक रॉ मटेरियल है, उससे आपने एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया, तो आपने फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू देखनी है, आपने रॉ मटेरियल की वैल्यू नहीं देखनी है. फाइनल वैल्यू, फर्स्ट कीवर्ड इज फाइनल. सेकेंड इज ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी आप अपनी इकोनॉमिक टेरिटरी में प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे वो कोई भी गुड एंड सर्विसेज है. और थर्ड इज स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में, दैट टाइम पीरियड कैन बी 6 months, कैन बी 1 year, कैन बी 2 years, जो भी आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट ले रहे हो. यूजुअली कंट्रीज टेक 1 year कि 1 साल की GDP इतनी है. अब इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी या ज्योग्राफिकल टेरिटरी का कॉन्सेप्ट क्या है, आप ये याद रखिए कि क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि ऑप्शंस में इकोनॉमिक टेरिटरी मेंशन्ड हो सकता है डोमेस्टिक टेरिटरी मेंशन्ड हो सकता है ज्योग्राफिकल टेरिटरी मेंशन्ड हो, तीनों ही ठीक है. हम एक बार समझ लेते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक टेरिटरी.
इसका मतलब ये होता है, इस टेरिटरी का मतलब, इट इज़ अ टेरिटरी इन विच पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल कैन सर्कुलेट फ्रीली, जहाँ पर इनकी सर्कुलेशन में लोगों की, चीज़ों की, कैपिटल की, पैसे की सर्कुलेशन में कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। जैसे कि अगर हम इंडिया को एक यूनिट माने, ज्योग्राफिकल यूनिट, तो इंडिया में इन चीज़ों की मूवमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई इंसान जो पंजाब में रहता है, ही कैन मूव टू केरला, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। गुड्स कैन मूव टू केरला, मनी कैन मूव टू केरला, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब यही अगर सामान या इंसान को फ्रॉम इंडिया टू यूएस जाना हो, ही विल हैव टू टेक परमिशंस, वीज़ा चाहिए और बहुत तरह की परमिशंस चाहिए, पर यहाँ पर मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो इसके अंदर इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर क्या आता है? नंबर 1 आता है पॉलिटिकल बाउंड्रीज। पॉलिटिकल बाउंड्रीज मतलब हमारे बॉर्डर्स, इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं उसके अंदर अंदर इंडिया वाला पार्ट, दैट इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी। हमारी एम्बेसीज जो बाहर हैं, हमारी एम्बेसी यूएसए में है और नेशंस में है, दैट इज पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी। बाहर वालों की एम्बेसी जो इंडिया में है, न्यू दिल्ली में, दैट इज पार्ट ऑफ देयर इकोनॉमिक टेरिटरी। यूएसए की एम्बेसी जो इंडिया में है, न्यू दिल्ली में, दैट इज पार्ट ऑफ यूएसएज इकोनॉमिक टेरिटरी, नॉट इंडिया, बिकॉज वहां पर यूएसए के सारा कुछ एप्लीकेबल होता है। यूएसए के पर्सन्स, यूएसए के गुड्स, यूएसए कैपिटल कैन सर्कुलेट फ्रीली इन दैट एम्बेसी विच इज इन न्यू दिल्ली। सिमिलरली हमारे कॉन्सुलेट्स जो बाहर हैं, हमारे मिलिट्री बेसिस जो बाहर हैं, वो सारी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी है। वो उसमें अगर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होती है तो वो हमारी जीडीपी में काउंट होगी। अगर हमारी एम्बेसी यूएसए के अंदर है, वहां पर कोई सर्विस प्रोड्यूस होती है, दैट इज काउंटेड इन इंडियाज जीडीपी, नॉट इन यूएसएज जीडीपी, हमारी जीडीपी में काउंट होगी। ठीक है जी। अब फर्स्ट हमने देखा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सेकंड इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो, ग्रॉस से अगर नेट के ऊपर जाना हो, आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू जस्ट सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन। जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करो, आपके पास आ जाएगी वैल्यू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। डेप्रिसिएशन क्या होती है? आपने कोई चीज प्रोड्यूस की, उस चीज को प्रोड्यूस करने में जो आपकी और मशीन्स की वीयर एंड टियर हुई, आपने एक मशीन यूज की, उसमें आपने एक प्रोडक्ट उस मशीन से प्रोड्यूस किया। अब उस मशीन की से जिसमें आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, उसकी अपनी वीयर एंड टियर को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अगर वो डेप्रिसिएशन हम माइनस कर दें तो वी गेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑब्वियसली इट इज ऑलवेज लोअर देन जीडीपी बिकॉज डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं हम, और डेप्रिसिएशन जीरो नहीं होती है, डेप्रिसिएशन माइनस की, इट इज एनडीपी इज लोअर देन जीडीपी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल, पहला था जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक, दिस इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इट इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए। अब एनएफआईए क्या होता है? इट स्टैंड्स फॉर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये व्हाट इज एनएफआईए? एनएफआईए में ये चीजें इंक्लूड होती हैं। नंबर 1 इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। इंडिया कुछ चीजें एक्सपोर्ट करता है, कुछ चीजें इंपोर्ट करता है। डिपेंडिंग ऑन कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं या इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नंबर 2 इज इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स। हमने जो लोन्स बाहर से लिए हुए हैं, हम उन पे इंटरेस्ट पे करते हैं। सिमिलरली हमने जो लोन्स बाहर दिए हुए हैं, उन पे हम इंटरेस्ट अर्न करते हैं। अगेन डिपेंडिंग ऑन कि हमने ज्यादा लिए हुए हैं लोन्स या दिए हुए हैं लोन्स, इंटरेस्ट या तो हम नेट अर्न कर रहे होंगे या हम नेट पे कर रहे होंगे। थर्ड इज प्राइवेट रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस होती हैं कि कोई इंसान बाहर गया है, इंडियन है वो, सपोज करो एनआरआईज, वो वहां से पैसा इंडिया में भेज रहे हैं, दैट इज रेमिटेंसेस, इनवर्ड रेमिटेंसेस, कि बाहर से पैसा इंडिया में आ रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बाहर के हैं, जो इंडिया में रह रहे हैं, और वो पैसा इंडिया से फिर बाहर भेजते हैं, वो माइनस करना है। तो ये चीजें, इसके अलावा और भी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं, हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ये चीजें आती हैं। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर आप ऐड करते हैं जीडीपी में, यू गेट जीएनपी। अब मैंने आपको जैसे बताया कि बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंडिंग ऑन कि आपने ज्यादा लोन लिया हुआ है कि ज्यादा लोन दिया हुआ है। रेमिटेंसेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका जो नेट है। तो डिपेंडिंग ऑन ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, हमारी एनएफआईए की वैल्यू या पॉजिटिव आ सकती है या नेगेटिव आ सकती है। तो जरूरी नहीं है कि जीएनपी विल बी ग्रेटर देन जीडीपी। क्यों?
क्योंकि डिपेंड करेगा कि आपकी NFIA की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। अगर पॉजिटिव है तो GNP विल बी ग्रेटर देन GDP, अगर नेगेटिव है तो GNP विल बी लेस देन GDP, अगर NFIA जीरो है तो योर GNP विल बी इक्वल टू GDP। तीनों केसेस पॉसिबल हैं। फोर्थ इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। अगेन ग्रॉस से नेट पर जब जाना हो तो क्या करना है, डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। इट इज इक्वल टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन। अगेन NNP विल बी लोअर देन GNP बिकॉज माइनस कर रहे हैं डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन इज नॉट जीरो। सिंपल। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कांस्टेंट प्राइसेस क्या होती हैं और करंट प्राइसेस क्या होती हैं। कि हमने कोई भी ग्रोथ का इंडिकेटर हम बोलें कि GDP एट कांस्टेंट प्राइसेस, GNP एट कांस्टेंट प्राइसेस, NNP एट कांस्टेंट प्राइसेस या GNP एट करंट प्राइसेस। तो कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब क्या है और करंट प्राइसेस का मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं। इस टेबल में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि तीन प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं। एक प्रोडक्ट है एग्स, एक प्रोडक्ट है शर्ट्स और तीसरा प्रोडक्ट है शूज। सेकंड कॉलम में हम ये देख रहे हैं कि 2004-5 कोई हमने ईयर मान लिया, एक बेस ईयर रेफरेंस ईयर मान लिया 2004-5। उसमें हमने ये सपोज किया कि 10 एग्स प्रोड्यूस होते थे, 20 शर्ट्स प्रोड्यूस होती थी और 30 शूज प्रोड्यूस होते थे। और 2004-5 में प्राइस एग की थी ₹10 पर एग, ₹20 पर शर्ट और ₹30 पर शू। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगी, GDP कि प्रोडक्ट इनटू जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है इनटू उसकी प्राइस, फाइनल प्रोडक्ट है उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आई GDP। एग्स की आ गई 100, शर्ट्स की आ गई 400, शूज की आ गई 900। टोटल GDP बनी 2004-5 की ₹1400। अब हम नेक्स्ट ये एज्यूम कर रहे हैं कि करंट 2014-15 साल में हमारी क्वांटिटी सेम रही। हम आज भी 10 एग्स ही प्रोड्यूस करते हैं, हम आज भी 20 शर्ट्स ही प्रोड्यूस करते हैं, हम आज भी 30 शूज ही प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ एनी रीजन उनकी प्राइसेस बढ़ गई। एग्स की प्राइसेस बढ़कर हो गई 10 से 20, शर्ट्स की प्राइसेस बढ़कर हो गई 20 से 30, शूज की हो गई 30 से 40। तो अब GDP करंटली क्या बनी, 10 इंटू 20 200, 20 इंटू 30 600, 30 इंटू 40 1200। इनको ऐड किया तो ₹2000। हमारी क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है। 2004-5 में भी क्वांटिटी 10 20 30 थी, 2014-15 में भी क्वांटिटी 10 20 30 थी। क्या हमारी इकोनॉमी ग्रो की, क्या हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी ग्रो की, क्या हमने ज्यादा प्रोड्यूस किया, नो। लेकिन क्या हमारी GDP बढ़ी, यस। पहले थी 1400 अब है 2000। तो दिस 2000 इज व्हाट, इट इज द GDP एट करंट प्राइसेस। करंट प्राइसेस, करंट प्राइसेस का मतलब कि आपने आज की क्वांटिटी आज की प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। आज की क्वांटिटी एक्स के केस में 10, आज की प्राइस एक्स के केस में 20, उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो आज के टाइम में जो GDP बनी करंट प्राइसेस आज की प्रेवलेंट प्राइसेस के ऊपर, दैट इज ₹2000। अगर हमने एट कांस्टेंट प्राइस निकालनी है आज की GDP, तो हमने आज की क्वांटिटी को बेस प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। क्वांटिटी आज की लेनी है पर प्राइस लेनी है ऑफ रेफरेंस ईयर, जो कि हमने इस एग्जांपल में 2004-5 माना हुआ है। तो मतलब आज की क्वांटिटी 10 है एग्स की, रेफरेंस प्राइस या बेस प्राइस कितना है 10, 2004-5 वाला। आज की क्वांटिटी शर्ट्स की है 20, रेफरेंस प्राइस क्या है 20। आज की क्वांटिटी है 30, रेफरेंस प्राइस क्या है 30। तो वो कितनी बनी, अगेन ₹1400 लास्ट कॉलम में। तो अगर हम एट कांस्टेंट प्राइस देखें तो हमें पता चलेगा कि 2004-5 में भी यार हमारी GDP 1400 थी और 2014-15 में एट कांस्टेंट प्राइस हमारी GDP अगेन ₹1400 है। मतलब हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं की है, नहीं की है। तो कांस्टेंट प्राइस पे हमें हमेशा एक ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमी मिलती है कि आपकी एक्चुअल इकोनॉमी में ग्रोथ कितना हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ प्राइसेस बढ़ी हैं, कि प्रोडक्शन उतनी ही है, सिर्फ प्राइसेस बढ़ी उससे हमारी GDP बढ़ गई। तो अगर हम बेस ईयर के प्राइसेस लेंगे और आज की क्वांटिटी लेंगे, हमारे पास क्या आएगा, GDP एट कांस्टेंट प्राइस, जो इस एग्जांपल में है ₹1400। तो GDP एट कांस्टेंट प्राइस इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द करंट ईयर्स क्वांटिटी विद द प्राइसेस इन द बेस ईयर। करंट ईयर हमारा इस एग्जांपल में था 14-15 और बेस ईयर हमारे इस एग्जांपल में था 2004-5। तो GDP एट कांस्टेंट प्राइस
करंट ईयर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है विद द प्राइसेस इन द रेफरेंस ईयर या बेस ईयर। तो एग्जाम्पल में प्रीवियस में क्वांटिटी इन द करंट ईयर इज 10 फॉर एग्स, 20 फॉर शर्ट्स एंड 30 फॉर शूज। प्राइसेस इन द बेस ईयर इज ₹10 फॉर एग्स, 20 फॉर शर्ट्स एंड ₹30 फॉर शूज। मैंने आपको पहले बताया कि एट कांस्टेंट प्राइस जब हम इंडिकेटर को लेते हैं, चाहे वो जीडीपी है, चाहे वो जीएनपी है, चाहे वो एनडीपी है, इट गिव्स अ ट्रू पिक्चर। ट्रू पिक्चर देता है, इसलिए इट इज अ बेटर मेजर ऑफ ग्रोथ। GDP at constant prices is a better measure of growth than GDP at current prices. NDP at constant prices is a better measure of growth than NDP at current prices. अगर हम constant prices पर मेजर करते हैं तो हम इन्फ्लेशन के या प्राइस राइज के इफेक्ट को कैंसल आउट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम प्राइसेस ले रहे हैं बेस ईयर की प्राइसेस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट एंड व्हाट इज मार्केट प्राइस। पहले हमने देखा व्हाट इज करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस, अब है व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट एंड व्हाट इज मार्केट प्राइस। पहले समझ लेते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है द रिसोर्सेज यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, कि कोई भी गुड या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। 4 क्लासिकल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। आपको लैंड चाहिए अपना फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, जिसके अगेंस्ट आप, अगर आपने लैंड किसी से लिया है तो आप रेंट पे करते हो। आपको लेबर चाहिए, आपको काम करने वाले लोग चाहिए, जिसके अगेंस्ट आप वेजेस पे करते हो। आपको पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए। अगर आपने बैंक से लोन लिया है उस कैपिटल का, यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट लोन। और नंबर 4, आप खुद को कि एंटरप्रेन्योर बने हो, आपने चीज प्रोड्यूस की है तो आप एक प्रॉफिट अपने लिए भी रखोगे। तो 4 क्लासिकल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं? नंबर 1 इज लैंड, नंबर 2 इज लेबर, नंबर 3 इज कैपिटल एंड नंबर 4 इज एंटरप्रेन्योरशिप। फैक्टर कॉस्ट क्या है? इट इज द कॉस्ट इंकर्ड ऑन दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप है, इनके ऊपर आपका कितना खर्चा आया है, कितना आपने रेंट दिया है, कितनी आपने वेजेस दिए हैं, कितना आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है और कितना प्रॉफिट रख रहे हो। इनको जो हम ऐड करेंगे दैट इज फैक्टर कॉस्ट। इन अदर वर्ड्स, द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ गुड और अ सर्विस in terms of the various factors which have played a part in its production और availability। और ये जो फैक्टर कॉस्ट होता है इसमें भी टैक्सेस नहीं लगे हैं, इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स कॉस्ट। सिर्फ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट आया है, इसमें टैक्सेस अभी तक नहीं आए हैं। सो इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स कॉस्ट। व्हाट इज मार्केट प्राइस? मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, सपोज करो हमने कोई चीज प्रोड्यूस करनी है जिसके लिए मैंने लैंड लिया, जिसका रेंट मैं पे करता हूँ ₹100। मैंने लेबर को एम्प्लॉय किया, वेजेस मैं देता हूँ ₹200। मैंने बैंक से कैपिटल ली, इंटरेस्ट मैं पे करता हूँ ₹300 और मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, अपने लिए प्रॉफिट रखता हूँ ₹400। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या बनेगा? फैक्टर कॉस्ट मतलब रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, दैट इज 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400, मतलब ₹1000। सपोज उस प्रोडक्ट के ऊपर टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं ₹300 और गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए उस प्रोड्यूसर को सब्सिडी देती है जो कि ₹100 की है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितनी बनेगी? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दैट इज ₹1000 प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट इज ₹300 माइनस सब्सिडीज माइनस ₹100। तो 1000 प्लस 300 1300 माइनस 100 ₹1200। ये आपकी बनी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो कौन सी बेटर हुई दोनों में से? फैक्टर कॉस्ट बेटर है कि मार्केट प्राइस बेटर है? फैक्टर कॉस्ट इज बेटर इंडिकेटर बिकॉज अगेन इट शोज द ट्रू पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी। ट्रू पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी कैसे? इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाना इज वेरी इजी। तो अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस, अगर सपोज करो आज की डेट में 5% है टैक्स, मैं उसको बढ़ाकर 25% कर दूं तो मेरी जीडीपी एट मार्केट प्राइस विल इंक्रीज अकॉर्डिंगली। जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्योंकि उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड हो रहे हैं फैक्टर कॉस्ट के साथ, तो दैट विल इंक्रीज। पर क्या आपकी प्रोडक्शन बढ़ी? क्या आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ी? नो। सिर्फ क्योंकि आपने टैक्सेस बढ़ा दिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसलिए आपकी जीडीपी की फिगर बढ़ गई है पर आपकी एक्चुअली प्रोडक्शन नहीं बढ़ी है।
इसलिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज अ बेटर इंडिकेटर बिकॉज इट शोज द ट्रू पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रियल जीडीपी. रियल जीडीपी का मतलब क्या है? इट इज डिफाइंड एज द जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एट कांस्टेंट प्राइसेस. दोनों चीजें साथ में. एट फैक्टर कॉस्ट मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के खर्चे. एट कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब कि हमने प्राइसेस लेनी है ऑफ द बेस ईयर, ऑफ द रेफरेंस ईयर, नॉट करंट प्राइसेस, बेस ईयर वाली प्राइसेस लेनी है. दोनों को साथ में. और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? इट इज द जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस एट करंट प्राइसेस. मार्केट प्राइसेस मतलब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. करंट प्राइसेस का मतलब जो आज के ईयर में प्रेवलेंट है प्राइसेस, बेस ईयर वाली नहीं. आज के ईयर में जो प्राइसेस प्रेवलेंट है वो प्राइसेस लेनी है. बेटर इंडिकेटर कौन सा है? ऑब्वियसली रियल जीडीपी, बिकॉज इट कंटेन्स फैक्टर कॉस्ट एंड इट कंटेन्स कांस्टेंट प्राइसेस. कैपिटल एनआई, नेशनल इनकम. एनएनपी at factor cost at constant prices is called the national income of the country. NNP, net national product. आपको याद होगा हमने किया था जीडीपी के बाद एनडीपी के बाद जीएनपी, उसके बाद नेट नेशनल प्रोडक्ट, दैट इज जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन. वो फिगर एट फैक्टर कॉस्ट एट कांस्टेंट प्राइसेस इज कॉल्ड कैपिटल एनआई, नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री. अब इन टॉपिक से रिलेटेड हम अगर करंट अफेयर्स देखें तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट जो है हमारे, इट हैज चेंज द वे इट कैलकुलेट्स द जीडीपी ग्रोथ नंबर. कि इंडिया में जीडीपी ग्रोथ नंबर कैसे कैलकुलेट होती है उसका तरीका चेंज कर दिया गया है. पहले हम लेते थे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, अब हम लेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस. फैक्टर कॉस्ट पर नहीं लेंगे, मार्केट प्राइसेस पर लेंगे. प्लस एक और चेंज ये की गई है कि हमारे बेस ईयर है, बेस ईयर मतलब रेफरेंस ईयर जिसके अगेंस्ट हम प्राइसेस लेंगे, वो पहले था 2004-05, उसको चेंज करके कर दिया है 2011-12. तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए दे आर इंपॉर्टेंट. नंबर 1 कि जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस विल बी टेकन इंस्टेड ऑफ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. And secondly, the base year has been changed from 2004-05 to 2011-12. जब हमने बेस ईयर चेंज किया और हमने मार्केट प्राइसेस पर जीडीपी ली, उससे क्या हुआ कि हमारी जीडीपी ग्रोथ 2012-13 के लिए पहले आई थी 4.7% पुरानी मेथडोलॉजी के अकॉर्डिंग. तो अब हमारी हो गई है 5.1% न्यू मेथडोलॉजी के अकॉर्डिंग 5.1%. और ये डेटा फॉर द ईयर 2013-14 हो गया है 6.9%. हमारी जीडीपी ग्रोथ फॉर द ईयर 2012-13 न्यू सीरीज के अकॉर्डिंग बन गई है 5.1% और 2013-14 के लिए बन गई है 6.9%. तो ये दो फिगर्स हमारी अगेन इंपॉर्टेंट है, 5.1% एंड 6.9%. इसी का ये चार्ट है, सेम चीज दिखाई गई है. 2012-13 5.1%, 2013-14 6.9%, 2014-15 का प्रोविजनल डेटा है कि 7.3% ग्रोथ होगी अकॉर्डिंग टू द न्यू मेथडोलॉजी एट 2011-12 प्राइसेस. मतलब हमारा बेस ईयर हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम 2004-05 टू 2011-12. तो ये डेटा 5.1% एंड 6.9% एंड 7.3% इज इंपॉर्टेंट फॉर अस फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. थैंक यू.